आज स्टूडेंट जो हमने पढ़ना है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी है। तो इससे पहले हमने 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है, तो आज हमने 5वीं ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, तो इसको थोड़ा-सा आप देखें कि पाकिस्तान जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? ये पूरा हब है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि हम बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भेजते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारे केमिकल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है? तो उस हवाले से हमारी आज की ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि इसकी ये मेन डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स मैन्युफैक्चर मतलब तैयारी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स की ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि तजारती सतह पर हम जो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं उसकी तैयारी या उसकी प्रिपरेशन हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं? वो केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 उसको कहते हैं, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड है, HCl है। इन तमाम कंपाउंड्स को हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन कंपाउंड्स का फ़ायदा क्या है? इनको आगे हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये एक्चुअली रॉ मटेरियल हैं, यानी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने के लिए, लाइक हमने कलर बनाने के लिए या पिगमेंट्स बनाने के लिए या साबुन बनाने के लिए हमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे नई चीज़ बने। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, खादें, ये किससे मिलकर बनती हैं? ये अमोनिया से मिलकर बनती हैं। सोप साबुन है, ये किससे मिलकर बनता है? ये कास्टिक सोडा है, NaOH। टेक्सटाइल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, पेंट्स हैं, पेपर्स हैं, ये सारे के सारे जो हमारे ये केमिकल्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्चुअली इन केमिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है? तो इट मीन्स ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि जिससे हम ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है? तो इट मीन्स के आर रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स हैं, और इन रॉ मटेरियल से हम फर्टिलाइजर, सॉप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट, पेपर्स बनाते हैं। तो यहाँ तक हमारी इंडस्ट्री का ये स्कोप है, ये नीचे वाला, और ये केमिकल्स है और ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसको पढ़ने से पहले आप देखिएगा कि ये हमारी डेली लाइफ में इसका क्या रोल था या अब है, और इसको हम इसके फ़ायदे क्या थे हमारे लिए और इससे नुकसानात क्या-क्या हुए हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ने से या इसको स्टडी करने के बाद। तो देखिएगा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। ये इसकी डेफिनेशन है बुक के मुताबिक। और इस ब्रांच का जो मेन कंसर्न है, जो मेन मकसद है या जो मेन पर्पस है वो है एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज़ इन आवर डेली लाइफ। यानी कि इसका ये मेन पर्पस था कि हम इस ब्रांच को स्टडी इसलिए करते हैं कि इसकी मदद से हम अपनी डेली लाइफ में इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इसके बाद इसका आगे क्या रोल है? स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम इसलिए भी स्टडी करते हैं कि जो एटम से जब रेडिएशन निकलती हैं, जब वो इंसानों पर या एनिमल्स पर या दूसरे मटेरियल पर पड़ती हैं, तो उसके अब्जॉर्ब होने के बाद उनकी बॉडीज़ के अंदर क्या चेंज आता है, तो उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगस्त 1945 में जापान पर 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे। एक 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। तो उसकी वजह से उसका फिर इंसानों पर क्या इफेक्ट हुआ, वहाँ पे बिल्डिंग्स पर क्या इफेक्ट हुआ, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो आप देख सकते हैं कि आज भी वहाँ पे जो इंसान है, जब नए बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे, तो वो डिसेबल होते हैं, होता है कईयों के बाजुओं का, तो इनमें डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। तो हम इसमें इसको स्टडी करते हैं। ठीक है?
और इसका ये भी फ़ायदा है कि हम अब इसको और ज़्यादा इस पे स्टडी की जा रही है कि हम अगर वहाँ पे उन बच्चों में चेंज आ गया है तो नेक्स्ट जनरेशन को उसको कैसे उससे बचाया जा सके। क्या उनको डीएनए को हम स्टडी कर रहे हैं। तो 2020 में 2 साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कि उन्होंने डीएनए को एडिट किया था। यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर को कि वो हिस्सा जो आगे फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है उसको उसने एडिट किया था। तो उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है, इसका रोल है कि ये हमारी रोल इसका हमारी डेली लाइफ में क्या-क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, जिसको हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। अक्सर लोगों को जो कैंसर होता है, तो कैंसर के इलाज के लिए अब हम इसको यूज़ करते हैं। होता ये है कि जो हिस्सा कैंसर वाला होता है या ट्यूमर होता है, उसपे हम रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक गामा रेज़ या बीटा रेज़ फाल करवाते हैं, तो रेडिएशन वो कैंसर वाले सेल को तबाह कर देती हैं। तो इसका ये फ़ायदा भी है। नुकसान भी थे, जंग की सूरत में हुए थे, फ़ायदे भी हैं। प्रिज़र्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज़ बनाने के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैसे हम एटम के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने 2 न्यूक्लियर प्लांट है पाकिस्तान में लगे हुए, एक कराची में है, एक है चश्मा में। तो इसमें आप देख भी सकते हैं ये जो इमेजेज़ हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो ये 2 न्यूक्लियर प्लांट है, इसको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारा इसका एक और नुकसान भी था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूक्रेन है, आपने सुना होगा लफ़्ज़ यूक्रेन का। आजकल वहाँ पे जंग जारी है रशिया और यूक्रेन की। उस वक़्त ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, इकट्ठे हुआ करते थे दोनों कंट्री। तो वहाँ पे इसी तरह ये न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तस्वीर में ये न्यूक्लियर रिएक्टर था उस वक़्त, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, न्यूक्लियर फट गया था, जिस वजह से पूरा का पूरा वो जो डिस्ट्रिक्ट था या इलाका था उसको खाली कर दिया गया। फिर उसको स्टडी किया गया कि जो रेडिएशन है, जो हवा में है, जो एटमॉस्फेयर में है, वो वहाँ पे एनिमल्स पर या इंसानों पर क्या उसके इफ़ेक्ट हुए थे। तो इसको हम इसमें स्टडी करते हैं। आज भी आप देख सकते हैं, अब अगर आप गूगल पर सर्च करें तो वो पूरा का पूरा एरिया खाली है। आगे जो हमारी ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आप लफ़्ज़ से उसके नेम से आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या गाड़ियों के धुएँ की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। इसकी सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है बुक के मुताबिक वो है, उसने कहा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी components of environment and the effects of human activities on the environment। यानी कि इंसानों की वजह से इन्वायरमेंट पर क्या असर होता है उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इसका जो ताल्लुक है ये दूसरी ब्रांचेस के साथ भी है। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। तो इसका ताल्लुक दूसरी ब्रांचेस के साथ भी होता है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, उसने कहा कि हम इसको जब ये नॉलेज हासिल करते हैं इन्वायरमेंट के मुतल्लिक़, तो इसका ये फ़ायदा ये है कि हम इम्प्रूवमेंट और प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं पोल्यूशन के अगेंस्ट। जो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से या दूसरे केमिकल्स की वजह से, तो उसको स्टडी करने के बाद हम हमारी ज़िंदगी को, हमारे एटमॉस्फेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि अक्सर जो सर्दियों के जो सर्द जब सीज़न आता है सर्दियों का, विंटर सीज़न आता है तो स्मोक आ जाती है, स्मोक। तो अगर हम देख लें कि ये स्मोक किस तरह बनती है, इसकी वजूहात क्या है, तो हम अपनी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं। उसको रिमूव कर सकते हैं स्मोक को या उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। उसको इसमें स्टडी करते हैं। जो फैक्ट्रियों के निकलने वाला जो ये वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, ये बाज़-औक़ात अक्सर ये खेतों में यूज़ कर लेते हैं लोग, तो उसके नुकसानात भी हैं। अगर हम उस पानी को, जो निकलने वाला गंदा पानी है या पोल्यूटेड वाटर है, उसको अगर हम
बेहतर कर लें, उसमें जो इंडस्ट्रियल या जो जहरीले मवाद है, केमिकल्स है, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, तो इसमें लिखा है, उसने कहा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, यानी कि एक सैंपल को सेपरेट करना, उसको अलग करना, फिर उसके बाद उसकी स्टडी करना, एनालिसिस करना, क्या करने के लिए, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, कि उस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसकी स्टडी या इसका मुतालिया हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो इसके अंदर दो तरह की एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि उस सैंपल के अंदर कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, उसके अंदर वो कंपोनेंट है या नहीं, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। अगर वो सैंपल के अंदर कंपोनेंट है या केमिकल है और कितनी मिकदार के अंदर है, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अलग से डेफिनेशन भी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस उसमें है या नहीं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल। अगर हमने सैंपल के अंदर 4 या 5 कंपोनेंट डिस्कवर कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, फाइंड आउट कर लिए हैं, अब क्वेश्चन ये है कि वो कितनी कितनी मिकदार के अंदर है, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। इसके बाद इसका यूज़ जो है, इसकी एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, ये है कि हम इसको फूड के लिए, ठीक है, वाटर के लिए, यानी कि पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी मेटल्स पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, या कौन कौन से इसके अंदर सब्सटेंसेस हैं पानी के अंदर। हम लाइक सपोज करते हैं कि हम इंडस्ट्री से कोई सैंपल निकाल लेते हैं, जो पोल्यूटेड वाटर, जो इंडस्ट्री से बाहर निकलने वाला गंदा पानी होता है, तो उसमें हमने ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी मेटल्स हैं, कौन कौन से जहरीले मवाद हैं, तो हम इसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, ठीक है, कौन कौन सा जहरीली गैसेस हैं या धुआं है, इसकी हम इसमें स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर क्लिनिकल एनालिसिस है, ठीक है, आप अपने ब्लड का सैंपल दे के आते हैं हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर, तो ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है, कोई उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ब्रांचेस का यानी कि ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि 8 ब्रांचेस हैं, 4 हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ी हैं, 4 ये वाली वीडियो में हमने पढ़ी।